नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आज अपन बात करेंगे, कल अपनी जो एमसीक्यूज प्रश्न की सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को अपन आज आगे लेकर चलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली क्लास में अपन ने लगभग 30 प्रश्न सॉल्व किए थे। यहाँ से हम वापस आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न की पूरी व्याख्या यहाँ से हम करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए और जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जो दुर्ग है किस तट पर स्थित, यानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनास नदी है, चंबल नदी है, लूणी है या फिर घग्गर नदी? जरा सा यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना। हम बात करें भटनेर दुर्ग की। भटनेर दुर्ग, देखिए एक्चुअल में भटनेर दुर्ग से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भटनेर दुर्ग कहां पर है? तो याद रखिएगा, यह हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है? हनुमानगढ़। इस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। किसने निर्माण करवाया है? भूपत भाटी ने। अब ये निर्माण कब करवाया है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना 282 ईस्वी में भूपत भाटी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। नदी कौन सी है? तो ये आपको इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाए नदी तो कोई भी विद्यार्थी एक्चुअल में इसको गलत तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी जो है जानकारी के अभाव में इसे गलत कर देते हैं। तो यहां से भी काफी अच्छा प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट बात करते हैं, इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक इस पर क्या हुए? इस पर विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? तो वो भटनेर दुर्ग पर हुए। ये भी याद रखना। इस दुर्ग के अंदर मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। जौहर के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर बात करें, इस दुर्ग के ऊपर कामरान ने भी आक्रमण किया था। इसे हम जानते हैं, याद रखना, राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। राजस्थान का उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? इसे प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहते हैं। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहां पर भटनेर दुर्ग एक्चुअली में कहां पर है? तो ये घग्गर नदी के किनारे। अब थोड़ी सी बात करें घग्गर नदी के बारे में, तो देखिएगा इस घग्गर नदी, ये इसके उपनाम की अगर चर्चा की जाए तो इसके उपनाम में एक तो बड़ा ही इंपोर्टेंट नाम है। इसे प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से भी जानते थे। ऋग्वेद में इसी को सरस्वती कहा गया है। इसको नट कहते हैं। इसको बात करें अपन तो हकरा नदी के नाम से जानते हैं। हकरा, इसे बेवफा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे देशवती, ठीक है, ये कुछ इसके, मनीषा, ठीक है मनीषा आ गई तू, ओके। तो इतने सारे क्या है इसके नाम हो जाएंगे। अब थोड़ी सी अपन बात करें बनास और चंबल की, तो देखिएगा बनास और चंबल के बारे में आप सभी जानते हो। वैसे बनास नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? बनास नदी, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे अपन यहां से। बनास नदी, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? एक तो आपको यह बताना है, इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा, वो होता है अपने खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की
पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? तो ये राजसमंद के अंदर है, राजसमंद। फिर बात करें कि इसके उपनाम क्या है, तो उपनाम में आपको पता होना चाहिए क्या क्या उपनाम है, इसे किस उपनाम के नाम से जानते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बनास नदी के उपनाम क्या है, फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए इस पर बांधों की बात की जाए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहां से थोड़ी सी जानकारी देने के बाद सीधा आगे चलूंगा। बांध में देखिएगा, इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मातृकुंडिया बांध है। कौन सा बांध है? मातृकुंडिया बांध। ये जो मातृकुंडिया बांध है, ये बांध एक्चुअल में कहां पर है? तो याद रखना ये रासमी में, और रासमी में ही मातृकुंडिया पड़ता है। और रासमी एक्चुअल में है कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यशराज सांकला, यशराज जी आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चलिए बात करते हैं मातृकुंडिया। इस मातृकुंडिया को कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ का, इसे हरिद्वार कहा जाता है, हरिद्वार कहते हैं इसे मेवाड़ का। जबकि आगे हम चर्चा करें कि ये नदी जो है ये मैदान कौन कौन से बनाती है। देखो ये नदी जो है ना, ये एक तो मैदान बनाती है जिसका नाम है पिड मांड का मैदान। पिड मांड का मैदान का निर्माण करती है। कहां पर है? तो ये राजसमंद के अंदर पिडमांड के मैदान का निर्माण करती है, राजसमंद। एक ये मेवाड़ मैदान का निर्माण करती है। कौन सा मैदान हो जाएगा? मेवाड़ मैदान। मेवाड़ मैदान का निर्माण करती है, और ये कहां पर है? तो मेवाड़ क्षेत्र में। दूसरा मैदान है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा का मैदान, मालपुरा का मैदान कहां पर है? तो याद रखना ये टोंक से करौली के मध्य पड़ता है, इसे मालपुरा का मैदान कहा जाता है। एक मैदान का नाम है खेराड़ का मैदान। कौन सा मैदान हो जाएगा? खेराड़ का मैदान। ये प्रमुख मैदानों का क्या करती है? ये नदी निर्माण करती है, जो आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी सी बात अपन इस नदी के बारे में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी चंबल के बारे में। देखिए चंबल के बारे में हम चर्चा करें तो आप मुझे बताएं एक्चुअल में चंबल नदी की विशेषताएं क्या है। चंबल नदी की एक्चुअल में विशेषताएं क्या है? तो इस नदी के अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो इसे बारहमासी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहमासी नदी के नाम से जानते हैं। और इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे चर्मवती के नाम से भी जानते हैं, चर्मवती। और इसे किस नाम से जानते हैं? बताएं मुझे। इसका उपनाम आपको एक दो आपको बताना है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है आपके कौन सी पहाड़ियां हो जाएगी? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट करके भी बताएं मुझे। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? देखो जनापाव की पहाड़ियां, और जनापाव की पहाड़ियां कहां पर है? तो याद रखना ये एमपी के अंदर है। कहां पर है? एमपी में। इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है कहां से? तो ये याद रखना है ये 84 से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। कहां से करती हैं? 84 से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और 84 कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब इस नदी के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस नदी पर बांध बनाए हुए हैं, कामधेनु कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। आपने चंबा बनास नदी के उपनाम नहीं बताए अभी तक, बनास नदी के उपनाम नहीं बताए। बनास के भी उपनाम बता दीजिए मुझे, बनास के भी उपनाम बता दीजिएगा। देखो इस पर बांध बने हुए हैं, इसकी बांधों की बात करें मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा अभी,
डिटेल से आपको पढ़ना है तो वो भी क्लास आपको मिलेगी। इसमें पहला बांध है, उसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध के बाद हम बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध के बाद हम चर्चा करें तो आगे आ जाएगा आपका जवाहर सागर बांध। कौन सा हो जाएगा? जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध के बाद एक आता है कोटा बैराज। कोटा बैराज। ये चार प्रमुख बांध बने हुए इस नदी के ऊपर, ये भी अपने को ध्यान रखना है। वन की आशा, वर्णाशा, जी बिल्कुल, यहां पर आपको बताए इसे कहते हैं वन की आशा, वन की आशा, या इसे कहते हैं वर्णाशा। वन की आशा, वर्णाशा भी कहा जाता है, ये याद रखना है। और ये जो नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बहने वाली क्या हो जाएगी? ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न वो है कि शेरगढ़ जो दुर्ग है वो शेरगढ़ दुर्ग किस कहां पर स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर है, बूंदी में है, झालावाड़ में है, या फिर बारां के अंदर है? शेरगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। देखिए अभी बहुत सारे मैं यहां से आपके डाउट क्लियर करने वाला हूं, है ना। जो भी चीज है वो यहाँ की यही क्लियर हो जाएगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, इससे संबंधित सारे फैक्ट आपको मैं करवाने वाला हूं, निश्चिंत रहिएगा। बस क्लास को कंप्लीट पूरी की पूरी देखिएगा। आपको यकीन दिलाता हूं मैं इन 10 प्रश्नों में 100 प्रश्न क्लियर करवा दूंगा। मैं 10 प्रश्नों में 100 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखो यहां पर राइट आंसर है शेरगढ़ कहां पर है? तो बारां में। ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं बारां की। किसकी बात करते हैं? बारां। अच्छा ये बताएं, जो बारां जिला है, इस बारां जिला के बारे में कुछ जानकारियां आती हैं कि एक्चुअल में यहां पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। अच्छा ये बताएं मुझे, सहरिया जनजाति जो है वो एक्चुअली में बारां के अंदर तो रहती है, लेकिन बारां में भी कौन सी तहसीलों के अंदर ये सर्वाधिक रहती हैं? बारां के अंदर सहरिया जनजाति रहती, लेकिन एक्चुअल में किस सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? हाँ बिल्कुल, शेरगढ़ को क्या कोषवर्धन भी कह रहे हो आप? इसको क्या कह रहे हो? कोषवर्धन दुर्ग भी कह रहे हो। कोषवर्धन दुर्ग इसका उपनाम मिलता है। लेकिन बताएं कि सहरिया जनजाति जो है वो एक्चुअल में किन तहसीलों में रहती है? जल्दी कमेंट करें। बिल्कुल आ रहा है आपका आंसर कि ये जो शेरगढ़ दुर्ग है, नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी परवण नदी। कौन सी नदी है? परवण नदी है। ठीक है, परवण नदी है। देखिए इसमें जो आती है तहसील का नाम आता है तो याद रखना शाहबाद तहसील है। कौन सी है? शाहबाद जो तहसील है वो सबसे ज्यादा इसके सहरिया जनजाति के लिए जानी जाती है, याद रखना है। इसके जो मुखिया होता है, उस मुखिया को कल भी बताया था मैंने, इनके मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा जो मेला लगता है, कुंभ लगता है, वो कुंभ लगता है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला लगता है। अच्छा ये बताए मुझे, इस बारां के अंदर एक महल है, उस महल का नाम है मुबारक महल। कौन सा महल है? मुबारक महल। मुबारक महल एक्चुअली में बताएं कहां पर? बारां में या टोंक के अंदर है? जहां पर ऊंट की बलि दी जाती है वो मुबारक महल कहां पर स्थित है? एक तो जयपुर में है मुबारक महल, एक मुबारक महल कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं आया आंसर आपका? टोंक के अंदर है। ठीक है जी, टोंक है।
देखो इस मुबारक महल की बात करें तो याद रखना एक्चुअल में एक तो है टोंक में और दूसरा कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है। ये जो टोंक में यहां पर क्या दी जाती है, तो यहां पर ऊंट की बलि दी जाती है। ऊंट की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। ऊंट की बलि दी जाती है यहां पर। और अगर हम 12 की बात करें तो 12 में आपको पता ही है कि क्या है, कि यहां पर शेरिया जनजाति सर्वाधिक रहती है और एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण 12 में शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर बात करते हैं कोटा की, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कोटा कौन सा जिला है, कोटा। अच्छा ये बताओ मुझे कोटा के उपनाम क्या मिलते हैं आपको, कोटा के उपनाम क्या मिलते हैं, तो इसे कहते हैं शिक्षा नगरी। क्या कहते हैं इसे, शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं इसे, औद्योगिक नगरी। इसे हम राजस्थान का कानपुर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, कानपुर कहते हैं। और अगर कोटा के चारों ओर की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, चारों ओर की पहाड़ियों को क्या नाम है, चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं कोटा में उसका क्या नाम है, तो याद रखना उसका नाम है कुंडला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, कुंडला की पहाड़ियां हैं, याद रखना है। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में कौन से चौहान हुए हैं, तो याद रखना यहाँ पर हाड़ा चौहान हुए। कौन से हुए, हाड़ा चौहान। कोटा का संस्थापक कौन है, तो याद रखना यहाँ का हाड़ा वंश में चौहानों का संस्थापक है, उसका नाम है माधो सिंह। क्या नाम आ जाता है, माधो सिंह यहाँ का संस्थापक है। कब स्थापना करी है इसने, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताएं कि कब स्थापना करी। हाँ 30 जून 2014 को ऊंट पर बलि जो है रोक लगाई गई थी। कोटा की स्थापना कब हुई ये बताएं। कोटा की स्थापना कब हुई ये बताएं मुझे, क्या मैं राइट हूं, 1631। बात करते हैं कोटा की, तो यहां पर एक महल पड़ता है जिसका नाम है अबीली मीणी का महल। कौन सा है, अबीली मीणी का महल। अबीली मीणी के महल की हम बात करें तो एक्चुअल में ये महल क्या है, यह महल कोटा के अंदर बना हुआ है, मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे कहते हैं राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल। राजस्थान का इसे ताजमहल कहा जाता है। सॉरी राजस्थान का क्या है, हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। जबकि राजस्थान का ताजमहल किससे कहते हैं, तो याद रखना है कि राजस्थान का जो ताजमहल कहा जाता है वो जसवंत थड़ा को कहते हैं। ताजमहल किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जसवंत थड़ा को कहा जाता है। और जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। जसवंत सिंह के लिए सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ये बातें आपको याद रखनी। यहां पर एक उद्यान स्थित है और उस उद्यान का नाम है, वो हो जाएगा आपका कौन सा, दर्रा उद्यान। कौन सा है, दर्रा उद्यान। यह राजस्थान की तीसरी, याद रखना क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का क्या है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, तो कोटा के अंदर दर्रा है। इसका वर्तमान नाम पूछा जाए तो याद रखना इसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका वर्तमान में नाम पड़ता है, उद्यान। इतने सारे प्रश्न आपसे कोटा से पूछे जाएंगे। नान की सवारी है और यहां पर एक स्थान पड़ता है केथुन। कौन सा स्थान पड़ता है, केथुन नामक एक स्थान है। यहां पर विभीषण का मंदिर क्या है, यहां पर विभीषण का क्या है, यहां पर मंदिर है। विभीषण का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है राजस्थान में। और यहाँ की कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया क्या प्रसिद्ध है, साड़ी प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। बनारसी साड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है। अभी मैं आपसे आगे कन्वर्सेशन करूंगा कि आप जो है जिला दर्शन कोटा की हम बात करेंगे। कोटा जिला दर्शन ये एक आपको एक पर्सनल क्लास मिलेगी, और कब मिलेगी इसका आगे मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूं। ठीक है जी। 199 इसका किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ता है, बिल्कुल राइट है।
चलिए आगे हम बात करते हैं, इनमें से एक जिला है जिसका नाम लेते हैं बूंदी। कौन सा जिला है? बूंदी। अच्छा ये बताएं मुझे, बूंदी की अगर हम चर्चा करें तो बूंदी के बारे में आप क्या जानते हो? देखो बूंदी से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक्चुअल में पहला तो ये पूछा जाएगा कि बूंदी में हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन है? बूंदी में हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न यह आएगा। चौहानों का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो यहां पर याद रखना उसका नाम है देवा हाड़ा। कौन है? देवा हाड़ा। देवा हाड़ा बूंदी का चौहानों का क्या है? संस्थापक कहा जाता है। और इसने स्थापना कब करी है? तो 1241 ईस्वी में इसने क्या करी? बूंदी में हाड़ा चौहानों की स्थापना करी है। बूंदी के अगर उपनाम की बात पूछी जाए तो इन्हें कहते हैं राजस्थान की छोटी काशी। क्या कहते हैं? राजस्थान की बूंदी को छोटी काशी के नाम से जानते हैं, छोटी काशी। और बूंदी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का इसे शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी के अंदर याद रखिएगा, प्रमुख बावड़ियों की बात करें तो यहाँ पर आपकी कौन सी बावड़ी है? तो रानी जी की बावड़ी। कौन सी है? रानी जी की क्या है यहाँ पर? बावड़ी है। इस रानी जी की बावड़ी को याद रखना, बावड़ियों का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। बावड़ियों का क्या कहते हैं? इसे सिरमौर कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो आप मुझे बताओगे किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है मुझे। हाँ विभीषण है, मैंने विभीषण लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाता है और आपने याद रखना है। अच्छा रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर यह भी है कि 84 खंभों की छतरी है। यहाँ क्या है? 84 खंभों की क्या है? यहाँ पर छतरी है। 84 खंभों की क्या है? यहाँ पर छतरी है। फिर इसके बाद में बात करते हैं लाखेरी की बात करते हैं। लाखेरी कहां पर है? तो लाखेरी बूंदी में। राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग का क्या है? कारखाना है। सीमेंट का क्या है? ये कारखाना है, सीमेंट का कारखाना है। कौन सा है? तो लाखेरी। ठीक है जी। फिर इसके बाद में सर और इंपोर्टेंट प्रश्न हमें क्या पूछ सकता है? तो बूंदी की याद रखना तीज प्रसिद्ध है। बूंदी की क्या प्रसिद्ध है? बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। कजली तीज प्रसिद्ध है। इस कजली तीज के अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है इसका, इसको कहते हैं आपकी बूढ़ी तीज। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बूढ़ी तीज, इसे कहते हैं सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज के नाम से जानते हैं, बड़ी तीज के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताए ये जो तीज मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है? इसके बारे में आपको आंसर देना है। ये तीज कब मनाई जाती है इसके बारे में आपको कंप्लीट आंसर देना है। ठीक है जी। अब यहां पर बात करें तो यहां पर एक दुर्ग बना हुआ है और उस दुर्ग का नाम है वो हो जाएगा तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़। तारागढ़ कहां पर है? तो बूंदी में। इस दुर्ग में एक है तोप रखी हुई, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन। कौन सी है? गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन तोप कहां रखी हुई ये भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है बूंदी के अंदर रखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या है सर? तो एक शहर पड़ता है जिस शहर का नाम है केशोरायपाटन। क्या पड़ता है? केशोरायपाटन। केशोरायपाटन शहर है। यह शहर याद रखना चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है। चंबल नदी के किनारे। कहां पर है ये? चंबल नदी के किनारे, जो कि कहां पर पड़ता है? केशोरायपाटन बूंदी के अंदर पड़ता है। यह एक याद रखना क्या है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। बिल्कुल यहां पर याद रखना एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी कहां पर है? तो ये याद रखना बूंदी के अंदर है। यह राजस्थान की क्या है? राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना है। क्या है? राजस्थान की चौथी क्या है? ये टाइगर परियोजना है। टाइगर परियोजना ये याद रखिएगा। कौन सी है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान की क्या है? चौथी टाइगर परियोजना है।
ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? जाट राजा सूरजमल जाट ने किस किले का निर्माण करवाया, इसके बारे में आपको आंसर देना है। लोहागढ़ है या फिर तारागढ़ है या बीकानेर है या फिर गढ़बिडली दुर्ग, कौन सा राइट आ जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जी बिल्कुल, छोटी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज जो मनाई जाती है, सातुड़ी तीज, वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बूंदी के अंदर। बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है जी। इसका आंसर दीजिए आप। तो जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? लोहागढ़ दुर्ग है, जी बिल्कुल, लोहागढ़ दुर्ग है। देखिए यहां से हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी लोहागढ़ के बारे में। लोहागढ़ एक्चुअल में लोहागढ़ है कहां पर? तो याद रखिएगा ये भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? भरतपुर में। इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया है महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया है? महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। अब ये निर्माण कब करवाया है आपसे पूछा जाए कब, तो याद रखना है 1733 ईस्वी में करवाया। कब कराया? 1733 में। बात करते हैं ये किस श्रेणी का दुर्ग है, तो श्रेणी हो जाएगी ये पारिक दुर्ग है। कौन सा है? पारिक श्रेणी का दुर्ग। श्रेणी का क्या हो जाएगा? दुर्ग। यानी पारिक का मतलब होता है खाई है। क्या है? खाई होती है जी। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती? खाई होती। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती? खाई होती। ऐसा दुर्ग जिसके क्या होती है? जिसके चारों ओर क्या है? चारों ओर खाई है। चारों ओर खाई है, उसको पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। बात करें इसे कहते हैं राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग। राजस्थान का सबसे क्या हो जाएगा? नवीनतम दुर्ग। सबसे नवीनतम दुर्ग है राजस्थान का, सबसे नवीनतम दुर्ग है। यहीं पर याद रखेगा जवाहर बुर्ज है। क्या है यहाँ पर? जवाहर बुर्ज है। और यहीं पर अष्ट धातु किवाड़ है। क्या है? अष्ट धातु यहाँ पर क्या लगे हुए? किवाड़ है। और अष्ट धातु किवाड़ एक्चुअली में कहाँ के हैं? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के थे। कहाँ के थे ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के थे। अलाउद्दीन खिलजी इसे आगरा ले गया था और आगरा से पुणे ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में लाकर लगवा दिए गए थे। याद रखना है। यहाँ पर तोप कौन सी रखी हुई इस दुर्ग में? तो याद रखेगा यहाँ पर एक तोप रखी हुई है। इस तोप का नाम है बाणा तोप। कौन सी तोप है? बाणा तोप रखी हुई यहाँ पर। यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो अंग्रेज लॉर्ड लेक का यहाँ पर क्या हुआ था 1805 में, यहां पर अंग्रेज एक लॉर्ड लेक था उसका 5 बार आक्रमण हुआ लेकिन वो असफल रहा, है ना। इसके लिए यहां से कहावतें भी प्रचलित हैं कि 8 गोरा क्या कहते हैं 4 गोरा, और ऐसी कोई कहावत चलती है। बताएं मुझे क्या कहावत थी वो, क्या थी? 9 गोरा 8 छोरा लड़े जाट का 2 छोरा। बताएं मुझे क्या थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारागढ़ अभी मैंने आपको बताया था, एक तो तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है? एक तो अजमेर में है तारागढ़ और एक बूंदी में है। कहां पर है? तारागढ़ में और अजमेर में। बीकानेर दुर्ग की बात करें तो इसका दुर्ग का नाम है वो है जूनागढ़। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग है। और इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना इसका निर्माण करवाया है राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। इस दुर्ग को जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर कहते हैं, ये भी याद रखना। जमीन का जेवर कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो बीकानेर दुर्ग को। गढ़बिडली की बात करें तो गढ़बिडली दुर्ग कौन सा है? तो ये अपना तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिडली दुर्ग के नाम से जानते हैं। अजमेर के अंदर है। कहां पर है ये? अजमेर में। ठीक है, तारागढ़ जूनागढ़ कंप्लीट।
नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। अच्छा, ये सूरजमल जाट है, सूरजमल जाट को क्या कहा जाता है? जाटों का क्या कहते हैं इसे? जाटों का प्लेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटों का, इन्हें प्लेटो कहते हैं। इन्हें कहते हैं जाटों का अफलातून। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जाटों का अफलातून कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपके सामने, गढ़ बीडली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, अजमेर का किला, तारागढ़ का किला, सोनार का किला या मीठे शाह की दरगाह। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? महादेव सिंह और दुर्जन साल। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन कहावत क्या थी वो बताया आप तो मुझे। नौ फिरंगी आठ गोरा, लड़े जाट का दो छोरा। ओए होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें गढ़ बीडली के नाम से जानते हैं अपन किसको? तारागढ़ को। किसको जानते हैं? तारागढ़ को जानते हैं। और तारागढ़ याद रखिएगा, ये जो तारागढ़ है ना, इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग का इसका जो ये है कहां पर एक्चुअल में? तो तारागढ़ अजमेर में है। अब इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था इसने, इसका अजय राज ने। किसने कराया था? अजय राज। अजय राज ने कब कराया? तो 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इसका पूर्व में नाम क्या था? तो पूर्व में इसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। क्या था? अजमेरू दुर्ग था या अजय मेरू दुर्ग था? अजय मेरू दुर्ग था इसका नाम। ये नाम जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किया है किसने? तो याद रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम, इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। तारागढ़ रखा। यहां पर याद रखेगा, घोड़े की मजार है। क्या है यहां पर? घोड़े की मजार है, जहां पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। यहां पर संत किसकी दरगाह बनी हुई? राजस्थान का, हाँ, राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भावना का जिला है अजमेर। ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। बिल्कुल, क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, जिब्राल्टर। ठीक है। अच्छा, यहां पर मस्जिद किसकी बनी हुई ये बताएं मुझे। तारागढ़ दुर्ग में किसकी मस्जिद बनी हुई ये भी कमेंट करके बताएं। यहां पर इमली, गुगरी, घूंघट, ये सारे यहाँ के बुर्जों के नाम है। क्या है? बुर्जों के नाम। और यहीं पर याद रखिएगा आपकी रूठी रानी का महल है। क्या है? रूठी रानी का महल है। रूठी रानी का महल है। यहीं पर आपको पता होगा चामुंडा माता का मंदिर भी है, जहां पर पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पति ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। जी बिल्कुल है, रूठी रानी महल है। और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को जो है वो चामुंडा माता ने साक्षात दर्शन दिए थे चामुंडा माता मंदिर में। इतनी सारी बातें हैं। आगे बात करते हैं सोनार का किला। ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में। कहां पर हो जाएगा सोनार का किला? जैसलमेर में। जैसलमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया सोनार के किले का? तो निर्माण कराया है राव जैसल बाटी ने। किसने करवाया? राव जैसल बाटी ने निर्माण करवाया। इसका निर्माण कब करवाया था जैसलमेर दुर्ग का? तो याद रखना 15 जुलाई। वैसे तारीख तो ये जैसलमेर की आती, याद रख लेना 1155 ईस्वी में करवाया।
कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखना त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी है? त्रिकुट पहाड़ी पर हुआ है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, मीठे शाह की दरगाह कहां पर है, तो ये गांगरोन दुर्ग में। कहां पर है? गांगरोन, गांगरोन दुर्ग में। और गांगरोन दुर्ग कहां पर है, तो ये झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। गांगरोन दुर्ग झालावाड़ में मिट्टे शाह की क्या है? दरगाह। वो भी याद रखना है, ठीक है जी। मीरान शाह की दरगाह है जी, बिल्कुल मीरान शाह की दरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और वो ये है, टड्डा आभूषण पहना जाता है। टड्डा जो है वो आभूषण कहां पहना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। टड्डा आभूषण कहां पहना जाता है? टड्डा। अच्छा ये बताए मुझे, कुछ आभूषण लिख लेता हूं मैं। एक आभूषण है जिसका नाम है भोंगली। ये आभूषण कहां पहनते हैं? एक है आपका कंदोरा, कंदोरा के बाद एक है चुप, एक होता है चाप, एक होता है नेवरी। कौन सा हो जाएगा? नेवरी। नेवरी के बाद में हो जाता है कंठमाला, कंठमाला। फिर इनके बताएं कहां कहां पहने जाते हैं। पहला बताएं, देखो टड्डा जो है, टड्डा एक्चुअली में पहना कहा जाता है, तो बाजू में पहना जाता है। भोंगली कहां कहां है, तो भोंगली नाक का आभूषण है। कहां कहां है? नाक का आभूषण है। फिर बात करें कंदोरा कहां का है, तो कमर का है। कहां का है? कमर का आभूषण है, कमर का आभूषण है। चूप कहां का है? चाप, नाक चाप है, चूप दांत का है। चूप कहां का है, तो याद रखना ये दांत का आभूषण है। कहां का है? दांत का आभूषण है। और चाप कहां का है, तो ये नाक का आभूषण है। नाक का क्या हो जाएगा? आभूषण है। और नेवरी आभूषण कहां का है, ये भी बताए। नेवरी पैर का है। नेवरी कहां का हो जाएगा? पैर का है। कंठमाला कहां का है, तो कंठमाला गले का है। कहां का है? गले का है। गले। इनके बाद भी अगर और आप बताना चाहो तो मुझे बता देना। लटकन कहां का है? लटकन, लटकन आभूषण कहां का है? लटकन। लटकन के बाद में हो जाएगा टॉप्स। कहां के हैं? टॉप्स। टॉप्स के बाद में हो जाएगा टिक्का। कहां का है? टिक्का के बाद में है टिक्का। अच्छा लटकन, टॉप्स, टिक्का। और चले इसका बताए, लटकन कहां के हैं? लटकन, लटकन कान के हैं, ठीक है। लटकन कान के हैं। टॉप्स कहां के? तो टॉप्स भी कान के हैं। टिक्का कहां है? तो ये सिर का आभूषण है। कहां का है? सिर है। सिर का है। अच्छा शीश फूल कहां का है? शीश फूल एक आभूषण है जिसका नाम है शीश फूल। शीश फूल, ये शीश फूल कहां का है? तो ये भी सिर का है। तो इतने सारे आभूषण आपको क्या है? याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बड़ा गजब का प्रश्न है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया, सवाई मानसिंह ने करवाया, सवाई माधो सिंह ने कराया, या सवाई प्रताप सिंह ने करवाया? दीजिए आंसर कंप्लीट जल्दी से। देखिए हम बात करते हैं हवा महल की। हवा महल एक्चुअल में हवा महल है कहां पर? ये
तो ये जयपुर में, कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इसके निर्माण की चर्चा की जाए तो इसका निर्माण करवाया था, निर्माण वो करवाया है सवाई प्रताप सिंह। किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह। इसका निर्माण कब करवाया है? तो याद रखिएगा 1799 ईस्वी में करवाया। ये मंजिला कितना है? तो 5 मंजिला है। मंजिला कितना है? तो 5। इसके वास्तुकार कौन हुए? वास्तुकार तो उनका नाम है लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता कौन हो जाएगा? लालचंद उस्ता। इसकी आकृति कौन सी है? तो इसकी आकृति हो जाएगी कृष्ण के मुकुट के समान, कृष्ण के मुकुट के समान, मुकुट के समान। ये किसको समर्पित है? तो याद रखना ये समर्पित हो जाएगा ये समर्पित है भगवान विष्णु को। किसको है? भगवान विष्णु। बात करें इसकी मंजिलों की तो 5 मंजिलों के नाम, एक का नाम है शरद या इसे कहते हैं प्रताप महल, दूसरा हो जाएगा रतन महल, तीसरा हो जाएगा विचित्र महल, विचित्र महल, चौथा हो जाएगा प्रकाश महल और 5वां हो जाएगा हवा महल, हवा महल। इनके बारे में पूछा जाए कि सर इसमें खिड़कियां कितनी है? खिड़कियां तो इसमें खिड़कियां हो जाएगी 953। जाली और झरोखे कितने? जाली व झरोखे तो जाली और झरोखे हो जाएंगे 363 या 365। और इसका उद्देश्य क्या था? तो गणगौर की सवारी दिखाना है। उद्देश्य क्या था बनाने का? गणगौर की क्या दिखाना है? रानियों को सवारी दिखाना। गणगौर की रानियों को क्या दिखाना? सवारी दिखाना, सवारी दिखाना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिना नींव का महल है। क्या है ये? बिना नींव का महल है। क्या है ये? बिना नींव का महल है। याद रखेगा बिना नींव का महल है। इतनी सारी बातें आपको किसमें पढ़नी है? हवा महल में याद रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? भटनेर दुर्ग, गांगरोड दुर्ग, बेचरोड दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। निम्न में से कौन सा जो दुर्ग है वो जल दुर्ग नहीं है? जल्दी कमेंट करके बताएं। फटाक से आंसर दीजिए। देखो गांगरोड दुर्ग जल दुर्ग है। नदियां कौन सी है? तो नदियां हो जाएगी काली सिंध और आहू। कौन सी है? काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। बैसरोडगढ़ दुर्ग याद रखना कहां पर है? तो चंबल और ब्राह्मणी नदी। कौन सी? चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर है तो जल दुर्ग है। कोशवर्धन को हम कहते हैं इसको शेरगढ़ दुर्ग। क्या कहते हैं? शेरगढ़ दुर्ग। ये जो शेरगढ़ दुर्ग है ये परवण नदी के किनारे, किसके हैं? परवण नदी। तो ये भी एक जल दुर्ग है। लेकिन भटनेर जो दुर्ग है यह एक जल दुर्ग नहीं है, जल दुर्ग नहीं है।
याद रखना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बटनेर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है, यह प्रश्न आपको बताना है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कहां मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, आश्विन शुक्ल पक्ष में या भादो कृष्ण पक्ष में? जल्दी से आंसर दीजिए कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। कार्तिक शुक्ल पक्ष। ठीक है मनीषा, कौन सा राइट हो जाएगा? कार्तिक है, शुक्ल पक्ष। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अन्नकूट महोत्सव भरता कहां पर है, ये बताएं मुझे। अन्नकूट महोत्सव भरता कहां पर है? अन्नकूट महोत्सव ये कहां लगता है? तो याद रखना, ये नाथ द्वारा में लगता है। कहां लगता है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पर है? तो ये राज संबंध में। कहां पर है? राज संबंध में। इसका प्राचीन नाम क्या है नाथ द्वारा का? तो इसका नाम मिलता है सिहाड़। क्या नाम मिलता है? सिहाड़। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। गुलाब खाका मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुलाब खाका मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुलाब खाका मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में है, जयपुर में है, कोटा में है या उदयपुर में है? गुलाब खाका मकबरा कहां पर है? पूजा केरी है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। बिल्कुल पूजा, तूने सही लिखा है कि हारता वही जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। बिल्कुल जोधपुर के अंदर है ये, याद रखियो। गुलाब खाका मकबरा कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है? यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था शायद। तो इसमें गाड़िया लोहार थी। अच्छा ये बताएं मुझे, सांसी जनजाति की एक रस्म कौन सी है? सांसी जनजाति की प्रसिद्ध रस्म कौन सी है? प्रसिद्ध रस्म कौन सी है? उसका नाम है कोंकड़ी रस्म। कौन सी है? कोंकड़ी। ये कोंकड़ी रस्म है। एक्चुअल में कोंकड़ी रस्म होती क्या है? तो शादी से पूर्व लड़की की पवित्रता की जांच हेतु जो रस्म निभाई जाती है उसे कोंकड़ी रस्म कहते हैं। शादी से पूर्व लड़की की पवित्रता की जांच की जाती है करने की रस्म क्या कहलाती है? कोंकड़ी रस्म कहलाती है। कोंकड़ी है कोंकड़ी, बोल मारी कोंकड़ी, और याद रखिए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? यह प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था। तो वो है पूर्णतः बहने वाली बनास। देखो नदियों से आपसे ऐसा प्रश्न आता है, आगे ले लेता हूं मैं और लास्ट खत्म करेंगे। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी? आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, तंत्र की
सबसे लंबी नदी? इसका नाम हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर है। एक प्रश्न आता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कौन सी है? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी, अफवाह तंत्र की नदी। इस नदी का नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। एक प्रश्न आता है, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक अफवाह तंत्र की, अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी। इस नदी का नाम है कांकनई नदी, या इसे कहते हैं मसूरदी नदी। कहां पर है ये? तो ये जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। इस नदी का नाम है बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हाँ, उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, मगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। वेरी गुड मनीषा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। राजस्थान में, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है चंबल नदी। लंबी नदी, इस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, ये कुछ रटे पिटे प्रश्न होते हैं ज्योग्राफी के, जो नदियों से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, मैं आप सभी के लिए क्लास का शेड्यूल सेट कर रहा हूं। मैं एक तो मेरे को पढ़ानी है भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीतिक विज्ञान, भारतीय राजनीतिक विज्ञान। अब आप मुझे बताएं, एक क्लास अपनी थ्योरिकल आएगी, ये क्लास का समय है वो है 6 बजे। कितनी बजे का रहेगा? 6 बजे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक विज्ञान, है ना। इसके बाद अपन 7 बजे करेंगे एमसीक्यूज प्रश्न, एमसीक्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे अपन 7 बजे। कितनी बजे करेंगे? 7 बजे। ठीक है, तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल का पार्टीशन है ये आपको लाइव पढ़ने को मिलेगा, है ना। और जिला दर्शन की रही बात, तो जिला दर्शन भी आपको करवा दिया जाए। आप तो ये बताओ, इनमें से कौन सी क्लास लगाई जाए आपके लिए? इनमें से कौन सी क्लासें, तीनों चीजें मैंने लिख दी है, आप जो बता दोगे आपके लिए वो क्लास लगा देंगे। तो बताएं मुझे कौन सी क्लास चाहिए आप? पॉलिटिकल, जिला दर्शन या फिर एमसीक्यूज? 2 क्लासें आपके सामने हैं, बताएं मुझे। ठीक है, हाँ आंसर कौन दे वो है, मेरे हिसाब से मैं सेट कर लूंगा भारतीय राजनीतिक विज्ञान। ठीक है मनीषा, तो भारतीय राजनीतिक विज्ञान आपको कल से क्लास मिल जाएगी। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
में ऐसा ही क्लास चाहिए तुझे।